तो हम लोग लास्ट क्लास में परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो कि भूगोल का चौथा लेसन है। इकाई एक में सभी को पता है कि ढेर सारे लेसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कृषि था, तीसरा निर्माण उद्योग था, और चौथा कौन सा है? कौन सा है? परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है। इस चैप्टर का पूरा किताब में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और जो किताब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, सभी का आंसर सटीक और आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको जल्दी याद हो और आप एग्जाम में बेहतर रूप से इस चीज को एकदम रिप्रेजेंट करके आए, लिख करके आए, ताकि आपको एक पूरा का पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर न कटे। ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं कि शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा सर। जो लघु उत्तरीय आएगा, लघु उत्तरीय की तरह जवाब देना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय आएगा, जवाब भी दीर्घ उत्तरीय की तरह होना चाहिए, ये मत भूलिएगा। चलिए, तो परिवहन, संचार और व्यापार पाठ में जितना भी चीजें, पाठ में जितनी भी चीजें थी, हम लोगों ने लाइन बाय लाइन क्लियर किया था। परिवहन के अलग अलग प्रकार हम लोगों ने देखा था, संचार के प्रकार देखे थे, व्यापार कैसे इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों में से अगर एक चीज को भी निकाल दिया जाए तो दोनों का जो समन्वय है नहीं बन पाएगा, बेहतर रूप से नहीं चल पाएगा। अगर परिवहन और संचार निकल जाए, क्या व्यापार सफल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। व्यापार बनाइए लीजिए, परिवहन को गायब कर दीजिए, खत्म, सब चीज टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करें। ध्यान सुनिएगा सर। क्वेश्चन है कि जो भारत में हमारे जो सड़कें हैं, देखिए गांव में भी सड़क होते हैं, शहरों में भी सड़क होते हैं, 4 लाइन वाली सड़कें होती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, ढलाई वाली सड़क होती है ना, खड़ंजा होता है। तो इसी का प्रादेशिक वर्णन करना है। तो देखिए कितना बेहतर लिखा गया है। जहां जहां पैराग्राफ चेंज है अभी पैराग्राफ चेंज करेंगे, और जो पॉइंट में लिखा गया है अभी उसको पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है। भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण एक समान नहीं है, सभी लोग जानते हैं एक समान नहीं है, जो भौगोलिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों पर निर्भर करता है। भौगोलिक कहने का मतलब है जहां समतल जमीन होता है, जहाँ खूब बरियार मिट्टी होता है, बराबर जो रोड खूब बढ़िया बना हुआ, जब मजा आता है। अब पहाड़ी इलाका भेटा गया तब रोड हैंगे बनाते पाओ, नहीं ना बन पाएगा। और जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। जहाँ पर सघन जनसंख्या होती है, ज्यादा लोग होते हैं, वहां की रोड अलगे होती हैं। और जहाँ कम जनसंख्या है, दूर दूर पे बहुत कम जनसंख्या है, वहां की सड़कें अलगे होती हैं। आर्थिक, किसी राज्य को खूब पैसा मिलता है, किसी को कम मिलता है। पैसा पे भी डिपेंड करता है कि सड़क कैसी होगी, किस क्षेत्र का सड़क कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो इन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में, अब उत्तरी और दक्षिणी राज्य कौन कौन से? जैसे केरल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। सुनिएगा, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में सड़क घनत्व क्या होता है सर? अधिक है, जैसे कि केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि। जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क घनत्व क्या है? कम है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आदि। सभी पहाड़ी इलाका है सर, यहाँ पे जाइएगा तो सड़क घनत्व बहुत कम मिलता है। सड़क घनत्व क्या मिलता है? बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। पॉइंट में लिख दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे सुने होंगे लोग। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला और ग्रामीण सड़कें क्या हैं? प्रमुख हैं। और ये ग्रामीण शहरी विकास को क्या करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं सड़कें। अब सड़कें ही नहीं, हेलो, रेल परिवहन भी होता है। रेल की भी तो सड़कें बनाई गई है ना, रेल की पटरियां, वो भी क्या करती है? एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जा रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा समझिएगा। भारतीय रेल परिवहन, यह भी परिवहन का एक प्रकार है, कौन सी? ट्रेन। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो अगर देखा जाए तो भारतीय रेल परिवहन की दुई को प्रमुख विशेषता है। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे लिखा गया वैसे ही लिखेंगे। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला, व्यापक नेटवर्क और संपर्क। अब ये क्या है भाई? तो देखिए, भारतीय रेल का नेटवर्क बहुत विशाल है। साला भारत में कौन ऐसा जगह है जहां पर रेल नहीं जाती है सर? मतलब लगभग भारत में सभी जगहों पर ट्रेन लाइन है। ध्यान सुनिएगा सर, हर एक स्टेट को जोड़ता है कौन? ट्रेन लाइन। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रेल का नेटवर्क बहुत विशाल है, जो देश के लगभग सभी हिस्सों को जोड़ता है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। याद रखिएगा, यानी गांव के लोग शहर में जाते हैं और शहर के लोग गांव में भी आते हैं।
यहां देखिएगा। दूसरा, बड़े पैमाने पर परिवहन क्षमता, खाली लोगों को ढोने का ही काम नहीं करता है, रेलवे बड़ी मात्रा में माल और यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। को डिब्बा जुड़ाई रहेला, देखे लो, सब डिब्बा में लोग आदमी रहेला, न तो अगर मालगाड़ी होगा तो उसमें सामान रहता है ना, तो एक बार में ढेर सारा सामान अंतर ढेर सारे लोगों को ले जाने के लिए सबसे बेहतर साधन है। न तो हवाई जहाज में आदमी को ठूस ना दो, जगह जनरल डब्बा में ठूसा लो, एगो जनरल डब्बा में जितना व्यक्ति होता है सर, उतने भी व्यक्ति एक हवाई जहाज में नहीं होते, याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो पूरे ट्रेन की बात हो रही है, आप सोच सकते हैं। तो सब ट्रेन के लोग हवा पंखिया पहना धोकर बढ़ जाइए, चलो भाई ले चलो तो हम लोग पहुंचा दो हो गया छुट्टी। यहाँ देखिए, जो इसे भारी औद्योगिक और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। भारी भारी वस्तु भी का जहाज से लेके जाइएगा, नहीं जाइएगा, बात समझिए, लेकर जाइएगा भाई तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। ट्रेन से 5 डिब्बा का डिब्बा पूरा भर देते हैं, सीमेंट पूरा एक बोगी सीमेंट, गिट्टी, बालू ना, ये सब आता है ट्रेन से। जरा सोचिए, खादर ट्रेन से आता है, हवाई जहाज में भर दीजिए तो नहीं एक ट्रेन का सीमेंट, उड़े उड़े जाइए वही जरा उड़बे ना करिए, इतना लोडे हो जाई, मान लो भारी बोझा मुड़ी पर लाद दल जाता का हो, एगो तो पहले ऑइट पोछ के चलो बात अलग, अगर कम भारी बता, ढेर भारी हुई तो वजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे लिखा गया वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सर। आप चाहें तो इस नंबरिंग को एकदम लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं, इस प्रश्न में दीर्घ उत्तर एक प्रश्न भी शामिल है, याद रखिएगा सर। इस प्रकार से लिखा गया, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दे। याद आ रहा है, पीला कलर का, नीला कलर का, हरा कलर का अलग अलग बॉक्स होता है, याद आ रहा है ना। आइए देखते हैं सर। भारत में विभिन्न डाक चैनल हैं जो संचार और वितरण को गति देने के लिए क्या किए गए हैं सर, बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला राजधानी चैनल था, किसके लिए था, दिल्ली के लिए था। यही अगर दीर्घोत्तरीय आता है तो इसको हेडिंग बना देंगे, उसको नीचे लिख देंगे, बात खत्म। ऐसे भी लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। सुनिएगा, राजधानी चैनल दिल्ली के लिए था। राजधानी चैनल में जो डिबुआ होला, जिसमें सामान रखे जाला, वो कौना कलर का होला, कौना, पीला की नीला, पीला। अब मेट्रो चैनल में नीला होता है मेट्रो में, ग्रीन माने हाँ रही तो है नाम में छुपल, बताओ है कितना बढ़िया है। इसको भी येलो चैनल बोल देता है, इसको भी ब्लू चैनल बोल देता तो गजन नहीं ना होता, ग्रीन चैनल खाने। चले जो भी है, राजधानी चैनल कहाँ के लिए होता है, दिल्ली के लिए। मेट्रो चैनल प्रमुख शहरों के लिए, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, ये अलग अलग शहर क्या है सर, शामिल है। देखिए, ग्रीन चैनल स्थानीय मेल के लिए, मेल जैसे करते हैं ना, स्थानीय लोगों के लिए। दस्तावेज चैनल पत्रिकाओं और समाचार पत्र के लिए। भारी चैनल बड़े व्यवसायों के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। और व्यापार चैनल छोटे व्यवसाय के लिए, छोटे मोटे व्यापारियों। तो ये तो हो गया डाक का चैनल, अलग अलग टोटल 6 प्रकार पढ़ाया गया था, आपको याद कीजिए। इसमें एक पॉइंट लिख दिया गया है सर, ये जो आप देख रहे हैं ना सभी के सभी चैनल, जो पीले, नीले, हरे और अन्य रंगीन पत्र पेटियों से पहचाने जाते हैं, और ये डाक सेवा को तेज और व्यवस्थित बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन समझिए, आंसर समझ में आ जाएगा। भारत की निर्यात, यानी भारत से जितने भी सामान भेजे जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एवं आयात, भारत में जितने भी सामान दूसरे देश से आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं सर कि भारत से कौन कौन सी चीजें हैं जो भेजी जाती हैं, और भारत में कौन कौन सी चीजें हैं जो अन्य देश से लाई जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मोती और रत्न जैसी वस्तुओं का आयात करता है। आयात कहने का मतलब क्या हुआ, मंगाता है, यानी दूसरे देशों से हमारे देश में आता है ये सारी चीजें। ईरान से तेल आता है, सभी को पता है, सुनिएगा ध्यान से। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, जेनेरिक दवाएं, ये आज के जमाने के हिसाब से लिखा, इसमें किताब में आपको कहीं नहीं दिया गया था जेनेरिक दवाएं, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन अभी वर्तमान समय के हिसाब से लिखा गया है, याद रखेगा। जेनेरिक दवाएं, इंजीनियरिंग सामान जैसे कि ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर, आईटी सेवाएं, रसायन, कृषि उत्पाद में चावल, मसाले, समुद्री भोजन और वस्त्र का निर्यात करता है, जो देश के व्यापार संतुलन को क्या करता है, दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा सर, अर्थात ये सारी चीजें हैं जो भारत दूसरे देश को देने का काम करता है।
और ये सारी जो चीजें वो भारत दूसरे देश से लेने का काम करता है। यही क्वेश्चन है कि कौन सा सामान लेता है और कौन सा सामान देता है। अच्छा बताइए तो आयात और निर्यात में भारत की जो स्थिति है ये लाभप्रद है कि हानिकारकप्रद है? हानिकारकप्रद है, क्योंकि सर भारत से उतना ज्यादा वस्तुएं निर्यात नहीं की जाती है जितना आयात की जाती है। जिस दिन भारत से जो वस्तु हैं अधिक मात्रा में निर्यातित की जाने लगी, निर्यात की जाने लगेगी, उस दिन भारत सकारात्मक चला जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन खाली मान लीजिए मंगा रहे हैं, आप भेजिए नहीं रहे हैं, तो यानी आप पैसा देकर खरीद ना रहे हैं भाई, और आप सामान क्या कर रहे हैं सर, बहुत कम भेज रहे हैं, तो आपको पैसा भी कम मिल रहा है। सीधी सी बात है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, तो हमारे राज्य में जितनी भी नदियां बहती है ना सर, उन्हीं को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दे दिया गया है। सुनिएगा ध्यान से, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण आदि नदियों तथा कुछ नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत का ना खाली पूछा है, इंटरनेशनल थोड़े पूछा है। इंटरनेशनल पूछता तो मैं समुद्र को भी एंट्री मार देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिन पर अंतर्देशीय जल परिवहन विकसित किया जा रहा है, इन जल मार्गों पर मालवाहक नौकाएं, बार्ज और यात्री नौकाएं चलाकर सस्ता एवं ऊर्जा सक्षम परिवहन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे सड़कों और रेल पर दबाव कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें समझिएगा, मालवाहक का मतलब होता है वैसी नावें जिसमें केवल सामान जाएंगी। क्या जाएंगी? सामान जाएंगी। बार्ज का मतलब होता है उस प्रकार की नाव जिसपे भारी भारी वस्तुओं को ढोया जाता है। किसको ढोया जाता है? भारी भारी वस्तुओं को ढोया जाता है। और यात्री नौकाएं तो सभी को पता है कि क्या होता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, लास्ट में लिखा गया है कि ये सड़कों और रेल पर दबाव कम करता है। सड़कों और रेल पर दबाव कैसे कम करता है तो सुनिएगा ध्यान से। क्या किसी नदी पर हर जगह ही पे पुल बना दिया गया है? सोचिए, हर जगह पर पुल नहीं ना है। पुल है कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं 50 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं बड़े बड़े मैं नदियों की बात कर रहा हूँ। नाहर पोखरा का नहीं बना तो हमको पोलो धो के पार कर लेंगे सब। पोलो बुझाला ना, तो चाचारा का बना दो जरा, जा गंगा नदी पर बनाओ ना चाचारा। बात समझिए, समझिएगा ठीक से। बड़ी बड़ी नदियों पर सर पुल तो नहीं दूर दूर होते हैं ना, तो समझिएगा ध्यान से। इधर देखिए, इधर देखिए, तो नाव क्या करते हैं, मान लीजिए सर नाव तो कहीं भी चलाया जा सकता है बीच में वो पार जाने के लिए, तुरंत यहाँ पर बैठे और यहाँ पे पहुंच गए। जरा सोचिए, अगर आप सड़क का प्रयोग करते हैं, किसी परिवहन का प्रयोग करते हैं और आपको यहां पर जाना है, एक पुल यहां पर बनाया गया है, आप यहां पर हैं, अनुमान लगाइए। जैसे कि हम लोग जब जवैनिया गांव में गए थे ना सर, तो लोग को बताए भी थे, समझिएगा ठीक से। यहां पर हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, हमको यहां पे जाना है, हम यहां पर हैं, एगो मात्र पुल यहां पर है। चलिए हम नाव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर जाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? और एक पुल यहां पर है, दो रास्ता अपना सकते हैं, या तो हमको यहां से यहां आकर तब यहां पर जाना पड़ेगा, तो इधर से इधर आकर तब यहां से यहां जाना पड़ेगा। अगर नाव होता तो सट दे बैठते, चट दे जाके उतर देते, तो पौंगड़े को लूढ़े तो कूदम गंगा जी में। आए ये गलती मत कीजिएगा बाबू ना, कितना तैराक हुए मत कूदी हो गलतियों से, तो कहें कि मजाक कर लो हमरा साहब, हम तरह से मजाक करें। हैंगा हैंगा लगिन 7 बार फेंके, गंगा जी कब बार फेंके ली? 7 बार की 9 बार? 7 बार फेंके ली। पहले लोग कहला फेंके ली, उत्पलावन बोल पढ़ा है ना? हम साइंस पढ़े हैं, याद है कि सर मजाक कर रहे। अब समझिए, हम लोग जब जवैनिया गांव में गए थे ना, सेम यही सिचुएशन हुआ था। तो लोग सुनकर हैरान होगा सर, यहाँ पर जवैनिया गांव है, बाढ़ आया है और ये दरियाव है, हम लोग गलती से यहाँ पे चले गए थे, यहाँ पे चले गए थे। जवैनिया गांव कितना किलोमीटर दिखा रहा है? तो मात्र 2 किलोमीटर मैप पे दिखा रहा है, मैप पे से गए थे लोग, हम लोग पूरा रोड और सब डूब गए रहे। बात समझिए, तो अंततः जब घर से निकल गए हैं घूमने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए कोई नाव सुविधा नहीं थी दरियाओं के लिए। बात समझिएगा सर, एक मोटरसाइकिल उस पर लाद दें और चल चले। यहाँ पर जाने के लिए हमको इधर 65 किलोमीटर आना पड़ा, तब एक पुल मिला। तो तने सुनिएगा सर, जब 65 किलोमीटर इधर आए तो इधर भी कितना जाना पड़ा होगा? 65 किलोमीटर। सही में गए थे लोग हम लोग, तो समझ में आया। तो इससे रास्ता पर दबाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैंने क्वेश्चन का आंसर हम समझा रहे हैं, याद रहेगा सर। तो नाव क्या करता है, जो जल परिवहन होता है वो क्या करता है? सड़कों पे दबाव कम करता है, गाड़ियों का भीड़ कम करता है। समझ में आया? चलिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं।
अब शुरू होता है बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या शुरू होता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन समझ गए, आंसर समझ में आ जाएगा। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी वह व्यापार जो भारत के प्रत्येक दुनिया से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में वर्णन करना है। ध्यान से सुनिएगा सर। भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयात की तुलना में अभी भी अधिकतर घाटे वाला है। मैंने बोला था ना, आयात की तुलना में अभी क्या है सर? घाटे वाला है। अर्थात आयात मूल्य जो है वो निर्यात से क्या होता है? अधिक रहता है, क्योंकि हम सामान बहुत ज्यादा मंगा रहे हैं। बात समझिएगा, हम 10 गो सामान मंगा रहे हैं और 5 गो सामान भेज रहे हैं, तो हमको कितना रुपया प्राप्त हुआ? 5 गो ना सामान का मूल्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो आपने 10 गो सामान मंगाया, तो आपने 10 गो सामान का पैसा वहां पे क्या किया? पे किया, तो घाटे वाला है। ध्यान से सुनिएगा। निर्यात में परंपरागत वस्तुएं जैसे कि कृषि उत्पाद, वस्त्र, लौह इस्पात के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग सामान, रसायन और सेवा क्षेत्र में से आईटी हो गया, बीपीओ आउटसोर्सिंग वाला का योगदान बढ़ा है। यह अभी के समय में आयात में कच्चा तेल, मशीनरी, आयात में, आयात यानी कि आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कच्चा तेल, मशीनरी, उर्वरक, सोना चांदी और उच्च तकनीकी सामान क्या है? प्रमुख है। अच्छा बताइए, क्या आप यहाँ पर ऊपर वाला जो लघु उत्तर बताएगा तो नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन सर याद करने बैठे तो समझ के याद कीजिए। आगे देखिएगा सर। व्यापार भागीदारों में विकसित देशों के साथ साथ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश का महत्व क्या हुआ है सर? बढ़ा है। अर्थात इन सभी देशों के साथ हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? व्यापार साझा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। समझ में आया? याद रहेगा बनी? आगे देखिएगा, पॉइंट लिख दिया गया है, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO, सुनिएगा ध्यान से, कि नीतियों के बाद भारतीय व्यापार का ढांचा अधिक खुला है, बहुपक्षीय हुआ है और प्रतिस्पर्धी हुआ है। प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन आ गया है। और कंपटीशन से कोई भी काम बड़ा बढ़िया होता है, याद रखिए। जिससे विदेशी पूंजी, तकनीक और बाजारों तक पहुंच क्या होता है सर? आसान हुई है। अच्छा, लोकतंत्र में अगर देखा जाए, आप लोग पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है आप लोग को, लोकतंत्र में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होना चाहिए? सत्ताधारी पक्ष का कि विपक्षी पक्ष का? याद रखिएगा सर, जिस लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा ना, वह लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। याद रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर 5 साल में किसी भी राजनेता को बदलने का क्या होता है सर? अधिकार होता है। अब जरा सोचिए, कोई राजनेता गलत कर रहा है, कहीं पे चोरी कर रहा है, तो चोरी केहू ना देखेगा, ये बात सभी को पता है। उस चीज को उजागर करने का काम किसका है? विपक्ष का। आज जब विपक्ष उस चीज को उजागर करेगा तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर डर आएगा, अरे साला हमारे बारे में लोग जाने, अगले बार हम हार जाए, तो डरेगा चोरी करने से, और काम क्या करेगा सर? बेहतर करेगा। याद रखिएगा। उसी तरह से व्यापार में भी सरकार अगर प्रत्येक व्यापारी के साथ गलत व्यवहार करने लगे, नियम कानून ढेर लगाने लगे, बात समझिएगा, टैक्स पे टैक्स एकदम थोपने लगे, क्या कोई भी व्यापारी क्या व्यापार करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या उस देश की आर्थिक विकास संभव हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा। तो यही जो उदारीकरण आपको रोज रोज चिल्लाया जा रहा है कि उदारीकरण सरकार क्या करती है? तनिक सा जो भी प्रतिबंध है कम कर देती है व्यापारियों के लिए, कि आप अपना उद्योग धंधा क्या कीजिए? लगाइए। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और WTO की नीतियों के बाद भारतीय व्यापार का ढांचा अधिक खुला है, बहुपक्षीय और प्रतिस्पर्धी हुआ है, जिससे विदेशी पूंजी, तकनीक और बाजारों तक पहुंच क्या हो गई है? आसान हो गई है। सभी लोग एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। विभिन्न प्रकार की सड़कें, याद कीजिए, सड़क अलग अलग प्रकार से आया था। सीमांत सड़क भी आया था, जो सीमा के पास बनाया जाता है। देखिएगा, सबका वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सड़कों को मुख्यतः, देखिए कितना बढ़िया, दीर्घोत्तरीय है तो दीर्घोत्तरीय की तरह लिखे हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कें, हेडिंग बना के आंसर चालू। लेकिन देखिए सर, 3 लाइन नहीं रखा जी, कौन सी? तो भारत में सड़कों को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको NH बोलते हैं, राज्य राजमार्ग SH बोलते हैं, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती या सीमांत भी आप लिख सकते हैं, जिसको प्रोजेक्ट सड़क भी कहा जाता है, सड़कों में क्या किया गया है सर? बांटा गया है। ये तो ऊपर बता दिएगा ना। अब देखिए सबका हेडिंग बना करते हैं। 1 नंबर कौन सी है बेटा? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको NH नेशनल हाईवे याद रखिएगा। नेशनल हाईवे में भी बहुत सारे प्रकार है, याद कीजिए। NH संख्या 1, NH संख्या 2, स्वर्णिम राजमार्ग था, वो वाला था, गलियारा वाला था, एक्सप्रेसवे था, अलग अलग NH, उसमें भी प्रकार है, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये राजमार्ग कौन सा राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों, औद्योगिक केंद्रों,
और बंदरगाहों को जोड़ते हैं, इन पर माल व यातायात का सबसे अधिक दबाव रहता है तथा इनका रख रखाव केंद्र सरकार क्या करती है सर? करती है। अच्छा बताइए, जो भी व्यापारी अपना फैक्ट्री लगाया है किसी ना किसी विकसित राज्य में लगाया है, लगाया ना सर? अब विकसित राज्य से सामान को लेकर जाने के लिए सब राज्य, सब जिला हमारे जो भी भारत में है, क्या सभी नदी से जुड़े हुए हैं का कि नाव से भेज देगा? नहीं ना, तो बड़ी बड़ी ट्रकों से भेजा जाता है। और ट्रक किस पे चलेगी? टाउनुआ में चलेगी? नहीं ना, सब नेशनल हाईवे पे चलती है, याद रखिएगा। तो नेशनल हाईवे पे सबसे ज्यादा दबाव रहता है और नेशनल हाईवे का रख रखाव, देखभाल किसके अंडर में होता है? केंद्र सरकार के अंदर में होता है, याद रखिएगा। राज्य सरकार जो होता है, राज्य सरकार किसके अंदर में होता है? राज्य सरकार के अंदर में होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। आगे लिखा गया है राज्य राजमार्ग, ठीक है। ये राजमार्ग प्रत्येक राज्य के भीतर महत्वपूर्ण नगरों, जिलों, उत्पादन क्षेत्रों को क्या करता है सर? जोड़ने का काम करता है। सिंपल है। और जिला और ग्रामीण सड़कें एक के साथ लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सड़कें क्या होता है सर? गांवों को कस्बों और मंडियों से जोड़कर स्थानीय व्यापार, कृषि, विपणन तथा ग्रामीण विकास में क्या करता है? भूमिका निभाता है। हम लोग तुरंत निकलते हैं गांव के शहर से और तुरंत चुक दे कहाँ चले जाते हैं? जिला में। बाजार उजार करके कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। तो गांव को यानी कस्बों को जिला से क्या करता है सर? जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट है सीमांत सड़कें, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पर्वतीय एवं सीमावर्ती सड़कें का निर्माण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें सीमा सड़क संगठन आदि विशेष एजेंसियां क्या करती हैं सर? विकसित करती हैं। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो परिवहन और जो संचार है, इसकी क्या महत्व है, क्या इनकी भूमिका है, इसका वर्णन करना है। आंसर समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार को विकास की जीवन रेखा माना जाता है। परिवहन और संचार को विकास की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है? बिजनेस से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। और उद्योग धंधे से जितने भी सामान बनेंगे, जितने भी चीजें आएंगी, किसके माध्यम से आएंगी? परिवहन के माध्यम से आएंगी। लोग उन सभी वस्तुओं के बारे में जान किसके माध्यम से पाएंगे? संचार के माध्यम से जान पाएंगे। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो क्या किसी प्रकार के भी विकास की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा सर। का मुड़ी पर लेकर लो, हमारा सामान ले लो। हाँ, सीमेंट की कंपनी एक हो गए, हाँ ला रहे हैं सर, मुड़ी पर लेकर लो, हो गए तब बनल घर। पता लगे बूढ़ हो जाइबो, जगह ताड़ के एगो पेड़ लगा दो, ताड़ के पेड़ होला नु, एगो लगा दो। खूब किस्मत वाला होगबो नु तो बूढ़ होगबो तो तारा एगो खा जाना तो ताड़ी भेटाई। आ तो के खाला? लइका फैका। सही बता रहे। ओकरा होखे में लगी 30-40 बरस, तो लोग पता लगी कौची टिकट कट के निकल गई। यहाँ देखिएगा, सुनिए। हाँ, आगे लिखा गया है सर, क्योंकि ये जो आप परिवहन और संचार देख रहे हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग के बीच सेतु यानी कि पुल का कार्य करते हैं, याद रखिएगा सर। और सेतु क्या होता है सर? तुरंत दूरी को कम करने वाला स्थान होता है। आगे देखिएगा, सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से कच्चे माल को कारखानों तक तथा तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे औद्योगिक और कृषि विकास क्या होता है सर? संभव हो पाता है। अब इसी में संचार देखिए सर, ये तो हो गया सड़क, रेल, परिवहन मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। अब संचार देखो क्या करता है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है। डाक, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और उपग्रह संचार के माध्यम से सूचनाओं का तीव्र आदान प्रदान होता है, जो प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ लिखा गया है, पॉइंट लिखा गया है, ये सभी साधन यानी ये जितने भी साधन हम परिवहन देख रहे हैं, संचार देख रहे हैं, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्र मुख्य धारा से क्या होते हैं सर? इन्हीं चीजों के माध्यम से जुड़े होते हैं। संस्कृति को जोड़ते हैं ये सभी मार्ग। संचार, बात समझिएगा। आज के समय में हम लोग साउथ इंडस्ट्री का मूवी देख रहे हैं, बात समझिए। तमिल के लोग हैं, वो लोग उधर के लोग हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। उधर की संस्कृति हम लोग को देखने को मिल रही है। भले हिंदी में डब है, वो बात अलग है, लेकिन लोग तो उधर के हैं ना। संचार के माध्यम से संभव हो पाए। कमाने के लिए हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं,
परिवहन के माध्यम से संभव हो पाया है। न तो रहिए बिहार में, अपने घर में कमाइए। आगे देखिएगा सर, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी एगो परिवहन का ही काम करता है। कौन सी? पाइपलाइन। कौन सी बाबू? पाइपलाइन। ध्यान दीजिएगा, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। आइए वर्णन करते हैं, ध्यान दीजिए। भारत में पाइपलाइन परिवहन मुख्यतः तेल, गैस और कुछ स्थानों पर पानी, यानी बढ़ा कर लिख दिया गया है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कुछ स्थानों पर पानी परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिए, जैसे शहरों में, जो बड़े बड़े शहरों में टाइम से पानी आता है, टाइम पर आता है सर, और लोग डिब्बा लगा के मार लाइन में लग जाते हैं लोग। कौन कौन शहर में गए हैं कभी? डिब्बा देख लो, डिब्बा बाल्टी लगा के एकदम हम भर एकदम लगे रहते हैं एकदम, हाँ हम मारा मारी हो जाता है। अपना यहाँ कहीं के द्वार बजा, कल चलावो, पानी पियो, और देखो कि एकांत में कल बता रहा थी, गंजा खोल के लेके चलो। यो होता है भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं आज कितना बढ़िया सिस्टम है, बताइए। अब बात सही है कि नहीं है? हर एक सुविधा, पानी पीना भी, पानी पीने के लिए भी सुविधाएं हैं, और प्लस पानी जहां से आ रहा है उसको भी ले जाने की सुविधा है। ये केवल हमारे यहाँ संभव है। और दूसरा जगह वो सब जमीने में फिट रहा, नलवा कोड़ के लेके जीवो, ढलाई उलाई कोई रहे। हाँ तो यहाँ ध्यान दीजिए सर, सारे जहां से अच्छा पूरे भारत में बिहार हमारा, बात खत्म। पाइपलाइनें तेल क्षेत्रों, रिफाइनरियों और वितरण केंद्रों को आपस में जोड़ती हैं, जिससे सड़क और रेल पर क्या होता है सर? बोझ कम होता है। हाँ शायद याद रखना, पाइपलाइन को बनाने में एक ही बार खर्चा आता है, इतनी ज्यादा खर्चा आता है। हेलो, खर्चा आता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक बार पाइपलाइन बन गई, उसके बाद से कई वर्ष तक एकदम फ्री साधन उपलब्ध कराता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आप गाड़ी खरीद लीजिए, उसमें आपको तेल डालना पड़ेगा, यानी पैसा लगाइएगा तब चलेगा। लेकिन पाइपलाइन कौन सी है बाबू? एक बार बन गया, एक बार पैसा लग गया, उसके बाद खाली हंगा खोल दो, हर 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 गंगे एकदम बह रहा है, बंद कर दो, खोला बंद करो, खोला बंद करो। जगह अभी जितना भी नहरवा बन रहा है हमारे यहाँ, देख रहे हैं ना, खूब बढ़िया ढाला ढाला के बन रहा है। कहीं कहीं जाकर देखे ना, जिस नहर से जुड़ा होगा ना, वहां पर खूब बढ़िया लोहा के हेंगा चक्का वाला एथी खानी बना होगा। हर एक नहर के पास बना होगा सब, जो नहर को जोड़ रहा है वो क्या करता है। नहर बन गई, सबसे वो मेन के में पानी आ जाए, उसमें पानी आवत रही, बात समझिए। वो जैसे जहां से खोल लो नहर भर गई। यही पाइपलाइन है, एक बार खर्चा लगता है, बार बार नहीं लगता है। एक बार जहां से बन लें फिर सोचने वाली बात नहीं है। यहां देखिएगा सर, हाँ, तथा रिसाव, चोरी और दुर्घटना की आशंका भी इसमें घटती है। मान लो 4 व्हीलर से अपने एक्सीडेंट हो सकता है। अब पाइपलाइन में कहाँ एक्सीडेंट, वो तो डायरेक्ट सामान जा रहा है ना, कि तू ऊपर बैठ के घिसनिया काट लो, मजा वाला। और मान लीजिए पाइपलाइन ऐसे ही ना हो गए ना, छोट छोट लड़का, हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं सर, छोट छोट लड़का सर देखिए, सीढ़िया बनावे रहेला, गड़िया चढ़ावे वाला है ना, ऊपर बैठ के सोए तो भले पैंट फाट जा, कोनो मतलब कि सोए। अगर पाइपलाइन उस तरह का मिल जाए एकदम हैंगा, जगह सर वाकई में पहाड़ी क्षेत्र में होता है, एकदम पाइप चढ़ल एकदम हुआ से लेकर हुआ ले, चिकन पाइप, मान लो में कांटी उटी हो चाहे हैंगा तो वजन हो जाएगी, अब समझिए। तो ऊपर हैंगा बैठिया से सीधे सूर के एकदम नीचे। लेकिन सर पाइपलाइन इंसानों के लिए नहीं होता है, कौन सी के लिए होता है? सामानों के लिए होता है। तेल हो गया है, तेल हो गया, गैस हो गया, अलग अलग चीजें हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, सुनो, इसका निर्माण प्रारंभ देखो लिख गया है सर, इसका निर्माण प्रारंभ में महंगा अवश्य है, पर संचालन लागत कम होने से दीर्घ काल में सस्ता और सतत साधन, सतत का मतलब होता है हमेशा के लिए, सिद्ध होता है। लगातार पंपिंग से निरंतर आपूर्ति बनी रहती है, जिससे बिजली घरों, उद्योगों और शहरी क्षेत्रों को ऊर्जा की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पर्यावरणीय पॉइंट लिख दिया गया है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी पाइपलाइन टैंकरों की तुलना में क्या है सर? अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है। अब मान लीजिए गाड़ी से लेकर जा रहे हैं, तो गाड़ी में जब तेल डाल उसमें धुआं भी निकलेगा, पर्यावरण को भी नुकसान है। पाइपलाइन एक बार बना हुआ छोड़त रहो, वो अपन डेस्टिनेशन पर पहुंचत रही, बंद करत रहो, बात खत्म। आपको मैंने बताया भी था, तो शहरों में पानी तो पाइप से करला, तो सब जो गैस एलपीजी जो सिलेंडर से खाना बनला नू, वो अब घर घर पहुंचाया जा रहा है। सिलेंडर वाला सिस्टम खत्म हो रहा है शहरों में।
जगह अपने यहाँ नल जल योजना लागल है, कितना बढ़िया सक्सेसफुल रहा जी। जब नल जल चालू होला तो पूरा गांव में बाढ़ आ जाला, और घर गाड़ी शुरू हो जाला। किस सुनेला गाड़ी? तो वार्ड मुखिया हमारा दुआरिया पर पानी गिरता, बनवाओ, चालू कर दिले, पड़ो बंद करो। तो पहले एक आदमी झगड़ा करें कौची खाती चली, एक आदमी का कहिए ना चली। ये हमारा गांव है सर। तो यहीं पे खत्म होता है परिवहन, संचार और व्यापार वाला चैप्टर। एक और लास्ट चैप्टर बचा है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, खत्म। चलिए, खूब बढ़िया से क्वेश्चन आंसर को रच रच के राइटिंग में लिख लेना है, याद करने का प्रयास करना है। कल तो हम चेक करबे करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अभी इसी क्लास में इसी वक्त। अभी संस्कृत बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद। भूगोल के लिए